हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल क्लास नहीं हो पाई थी बट कल की फाइल रेडी थी, तो पहले कल वाला फाइल कर लेंगे विच इज योर रिलेटेड टू 25th ऑफ फरवरी। ठीक है, तो यहाँ पर ना हमारा जो पहला आर्टिकल है इसमें पैक्स सिलिका की बात हो रही है। तो सबसे पहले ना ये पैक्स सिलिका है क्या और पैक्स और सिलिका का मतलब क्या है वो दोनों सब चीजें समझो। तो देखो, पैक्स का मतलब होता है पीस और सिलिका का मतलब होता है सिलिकॉन बेस्ड कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इसकी भी रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें कि एक स्टेबल कोऑपरेटिव ग्लोबल टेक्नोलॉजी ऑर्डर हमें लेकर आना है। तो यूएस क्या कहता है यहाँ पर दिसंबर 2025 में कि ना हमें सप्लाई चेन जो है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मैग्नेट्स, इनको हमें सिक्योर करना होगा। और इसे सिक्योर करने के लिए यहाँ पर ये बोलते हैं कि 3 कोर ऑब्जेक्टिव पर काम करो। सबसे पहले तो जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है, कोअर्सिव इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज को कम करो। दूसरा, सिक्योर करो यहाँ पर ग्लोबल टेक्नोलॉजी और एआई सप्लाई चेन्स को, और ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर आपको बिल्ड करना है। समझ में आ गया कि पैक्सली का है क्या एग्जैक्टली यहाँ पर किसके बारे में बात करें, क्योंकि देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये इनिशिएटिव यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कैसे जो ओवर डिपेंडेंस हो रही थी एक सिंगल कंट्री पर क्रिटिकल इनपुट्स के लिए, उसको हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास में इसी से रिलेटेड पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारे आर्टिकल के साथ में। अब देखो यहाँ पर ये बोलते हैं सबसे पहले कि इंडिया जो है वो ज्वाइन कर रहा है पैक्सलिका को, और ये एक शिफ्ट दिखा रहा है इंडिया के लिए, किसमें, डिजिटल कंजम्पशन इकोनॉमी से स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन इकोनॉमी की तरफ। अब यहाँ पर ये जो अलायंस बन रही है ये क्या चाहती है कि हम क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, इन सभी को कोऑर्डिनेट करें। ठीक है, और एक यहाँ पर हमारे पास में जो आज की टेक्नोलॉजी है वो जियोपॉलिटिक्स की तरह काम कर रही है। फिर हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी जो है वो भी इसके हिसाब से बन रही है, और नेशनल सिक्योरिटी भी आज के टाइम में टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो ये सभी चीजों के लिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आया? सो इंडिया का जो एंट्री हो रहा है पैक्स सिलिका अलायंस में, एक शिफ्ट है कि टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और एआई स्ट्रेटेजी की तरफ इसकी अलायंस यहाँ पर लॉन्च हुई थी दिसंबर 2025 में, जिसमें कि डिपेंडेंसी चाइना डोमिनेटेड सप्लाई चेन्स पर हमें कम करनी है और कोऑर्डिनेट करना है कोऑपरेशन अक्रॉस क्रिटिकल मिनरल्स एक्सट्रैक्शन। अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग या फिर एडवांस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम, इन सब पर काम करना पड़ेगा। और जो इमीडिएट ट्रिगर है वो है चाइना की टाइटनिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जैसे कि गैलियम, जर्मेनियम, इसके ऊपर इसका बहुत बड़ा कंट्रोल है और डिसरप्ट कर रहे हैं ये ग्लोबल चिप प्रोडक्शन को, एक्सपोज कर रहे हैं वल्नरेबिलिटीज हमारी कंट्रीज में, जैसे कि एक्सपेंशन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का अंडर पीएलआई स्कीम्स। तो अब हमारे पास में ये पर्टिकुलर जो अलायंस है ये क्यों बनती है, क्योंकि चाइना डोमिनेट कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स में, जैसा अभी इसमें नाम भी दिया हुआ था, गैलीलियम का, जर्मेनियम का, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है हमारे पास में। अब जब एक्सपोर्ट यहाँ पर कंट्रोल बहुत टाइटेंड होता है तो चाइना का यहाँ पर आप देखेंगे चिप प्रोडक्शन जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन इंडिया में या बाकी कंट्रीज में ग्लोबली काफी स्लो डाउन है। एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज्यादा यहाँ पर हाई कॉस्ट देखते हैं। सो अगर एक कंट्रोल करेगी कंट्री पूरा का पूरा अपस्ट्रीम इनपुट्स को, तो बाकी जो है वो सप्लाई शॉक्स, प्राइस वोलेटिलिटी, टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, इन सभी चीजों को फेस करेंगे, और इंडिया का जो पीएलआई लेड इलेक्ट्रॉनिक पुश है वो यहाँ पर एक मेजर रिस्क फेस करेगा। सो ये बोलते हैं कि भाई देखो पैक्सलिका क्या कर रहा है, एक जियोपॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल रिस्पॉन्स लेकर आ रहा है सप्लाई चेन रिस्क के लिए। अब ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में, ठीक है, इनकी क्या बात हो रही है। तो देखो सेमीकंडक्टर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड वैल्यू चेन होते हैं, जिसमें कि रेयर अर्थ मिनरल्स, फैब्रिकेशन इक्विपमेंट, डिजाइन सॉफ्टवेयर एंड आईपी टूल्स, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ, ठीक है, और हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें की जाएंगी। तो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में मल्टीपल लेयर्स है, मिनरल्स एंड रॉ मटेरियल्स, फैब्रिकेशन एंड इक्विपमेंट, डिजाइन टूल, सॉफ्टवेयर एंड एआई सिस्टम। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी स्मॉल रिस्ट्रिक्शंस हैं
मिनरल एक्सपोर्ट्स पर, वो क्या कर रहे हैं, डिले करते हैं जो भी हमारा चिप प्रोडक्शन साइकिल है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है और स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसी जो है वो भी हमारी क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो इंडिया है करेंटली स्ट्रॉन्ग किसमें है, डिजाइन करने में टैलेंट हमारे पास अच्छा खासा है और असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग में भी। तो पैक्स लिखा यहाँ पर इंडिया को R&D में, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में और AI इंटीग्रेशन में, इनमें हेल्प करेगा। ठीक है, सो अगर हम इस वैल्यू चेन की तरफ ऊपर की तरफ आएंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट सोफिस्टिकेशन होगा और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिजाइन एंड इनोवेशन में आगे हैं, इसीलिए सप्लाई स्टेबिलिटी हमारी क्रूशियल है। की एडवांटेजेस क्या है पैक्सिलिका की इंडिया के लिए, फॉर एग्जांपल डाइवर्सिफाइड एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये बोल रहे हैं कि भाई देखो हमारे पास में यहाँ पर जो है क्या हमें जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनके लिए एक्सेसिबिलिटी अलग अलग जगह से मिलेगी। सो हम यहाँ पर जो डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग करते हैं किसी भी चीज के लिए होता है, ये यहाँ पर आपके पास ना डाइवर्सिफाइड सोर्सेस फंड्स के होने चाहिए। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, इनपुट कॉस्ट वोलेटिलिटी जो है वो हमारी काफी कम हो जाती है और प्रोडक्शन में जो डिलेज आ रहे हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो हमारे पास में रिस्क यूनिलैटरल एक्सपोर्ट बैन्स की वजह से कम हो गए, रेजिलियंस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बढ़ गई, लॉन्ग टर्म सेमीकंडक्टर के जो एम्बिशंस थे वो सपोर्ट हो रहे हैं। फिर ये बात करते हैं एक्सेस एडवांस टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन टूल्स की। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर टूल्स बहुत ही कम फर्म्स है ग्लोबली जो कि एडवांस इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करती है। अब अलायंस एक्सेस अगर होगी तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पोटेंशियल हमें देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज हैं वो केवल फ्यू फर्म्स के अमंग ही कंसंट्रेटेड है। एंड पैक्सिलिका कॉर्पोरेशन इंडिया को चिप डिजाइन सॉफ्टवेयर में, फैब्रिकेशन इक्विपमेंट में, R&D पार्टनरशिप्स में हेल्प करेगा और इंडिया एक असेंबली हब से, हम क्या करते हैं अलग अलग जगह से पार्ट्स लाते हैं, असेंबल करते हैं, बेच देते हैं, वहां से इनोवेशन हब की तरफ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जॉइंट R&D एक्सेलरेट करती है डोमेस्टिक इनोवेशन कैपेसिटीज को और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रिस्क हमारा कम हो जाएगा, कॉस्ट हम शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो है वो अब हमारी यहाँ पर शेयरिंग होगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बूस्ट होगा AI एंड सेमीकंडक्टर R&D में, तो इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर AI डेवलपमेंट हार्डवेयर कैपेबिलिटीज के साथ में। यहाँ पर इसके बाद में हमारी जो बेनिफिट्स हैं इसमें शेयर रिसर्च इकोसिस्टम होगा, फास्टर डेवलपमेंट होगा इंडिजिनियस AI मॉडल्स का, स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक इनोवेशन पाइपलाइंस हमारे पास आएंगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है AI लीडरशिप जो है वो इंक्रीजिंगली डिपेंड किसके ऊपर करेगी, ये करेगी हमारे हार्डवेयर इकोसिस्टम पर। समझ में आ गया इतना, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहे हैं और ये आपसे पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से करना इसको। अब आते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्क की तरफ। तो इंडिया केयरफुल क्यों होना चाहिए, देखो एक्सपोर्ट कंट्रोल अलाइनमेंट्स है, डीप इंटीग्रेशन अगर होगा तो इंडिया के ऊपर प्रेशर बन जाएगा कि भाई यूएस के स्टाइल के ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करो, टेक्नोलॉजी बैन लगाओ यहाँ पर सर्टेन कंट्रीज के ऊपर। तो इंडिया हमेशा ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यहाँ पर प्रेफर करता है, ना कि ब्लॉक पॉलिटिक्स, और ये हम 1947 से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि यूएस सपोर्ट कर रहा है इंडिया का इंक्लूजन, क्यों कर रहा है आखिर, ये जो चाइना प्लस यहाँ पर वन स्ट्रैटेजी है इसका कारण क्या है। देखो ये सबसे पहले ना चाइना प्लस वन की स्ट्रैटेजी समझाती हूँ मैं आपको। इसमें ना अब ये बोलते हैं कि यूएस चाहता है डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड चाइना जाए, इंडिया के पास एक लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है, स्किल्ड इंजीनियरिंग वर्कफोर्स है, हम अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर रहे हैं और जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट की ना एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन आएगा। पैंडेमिक डिसरप्शंस जो हुए हैं उसके बाद में कंट्रीज अडॉप्ट करना शुरू कर रही हैं, तो फ्रेंड शेयरिंग या फिर यहाँ पर ट्रस्टेड पार्टनर नेटवर्क देखने के लिए मिलते हैं। पैक्सिलिका जो है इस पूरे मॉडल को फिट कर रहा है। तो वॉशिंगटन का जो ब्रॉडर चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है इसमें हम रिलोकेट नहीं कर रहे केवल फैक्ट्रीज को, यहाँ पर हम ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम्स को बिल्ड कर रहे हैं। हम यहाँ पर अलग अलग टेक्नोलॉजीज के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि एक ही टेक्नोलॉजी होगी वही वो काम कर सकती है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती हैं। आज के टाइम में केवल जीपीटी तो है नहीं, जेमिनाई है, क्लॉड आ चुका है। सो डाइवर्सिफाई करना है जियोपॉलिटिकल रिस्क को,
स्ट्रेंथन करना है ट्रस्टेड पार्टनर्स को। इंडिया ऑफर करता है लार्ज डोमेस्टिक मार्केट, इंजीनियरिंग टैलेंट पूल, यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है और स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग हमें इंडो पैसिफिक में देखने के लिए मिल रही है। तो इंडिया एक फोर्स मल्टीप्लायर हो गया रिस्ट्रक्चर्ड ग्लोबल टैग ऑर्डर के अंडर। तो यहाँ पर हमारे पास में अब हमारी स्ट्रेंथ हमें समझ आ रही है, राइट। थोड़ा सा यहाँ पर जो इंडिया को हर टाइम ऐसा होता था ना कि हमें इनोवेशन नहीं करना, हम असेंबल कर रहे हैं, रिपेयरिंग इंडिया में हो रही है, लेकिन अगर कभी भी इनोवेशन की बात आएगी इंडिया में वो सब चीजें नहीं हो रही थी। अब थोड़ा हम इधर की तरफ आना शुरू कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक रिस्क जैसा मैंने अभी बताया था कि इंडिया को कुछ चीजें यहाँ पर केयरफुली मैनेज करनी है, तो एडवांटेजेस हैं, लेकिन पैक्स लेकर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पॉलिसी चैलेंजेस भी लेकर आता है, जैसे स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट प्रेशर का रिस्क। अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो रहा है जब से, तब से हम यही देख रहे हैं कि ट्रेड और टैक्स पॉलिसी जो है वो ट्रांजेक्शन हो गई है, मीनिंग ये यहाँ पर हमें डिक्टेट कर रहे हैं कि व्हाट वी शुड डू। और आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प कितना ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपनाता है, अनप्रेडिक्टेबल कितना है, तो यहाँ पर अपनाते हैं। तो बोलने का मेरा मन नहीं है एप्स्टीन फाइल्स के पास में, आई एम सॉरी जिन लोगों को बुरा लगे, बट ही इज समवन जस्ट लाइक अ मॉन्स्टर। इंडिया को इंश्योर करना है पार्टिसिपेशन डज नॉट फोर्स, ठीक है। ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट कंट्रोल अलाइनमेंट, रिस्ट्रिक्शन डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी पॉलिसीज के ऊपर, लॉस यहाँ पर रेगुलेटरी ऑटोनॉमी का। तो हमारे पास में अब बात होती है डेटा सॉवरेनिटी एंड एआई गवर्नेंस इश्यूज की। तो देखो अलायंस यहाँ पर कॉमन एआई स्टैंडर्ड्स की बात करेगा कि हमें तो कॉमन एआई स्टैंडर्ड्स अपनाने हैं, है ना, डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स कैसे होने चाहिए, लेकिन इंडिया यहाँ पर केवल एक चीज चाहता है कि जो भी डेटा है उसका लोकलाइज्ड कंट्रोल रहे। क्यों? data is the new gold, you know very well how much it can bear us the kind of risk, right, it can pose on us. So this creates a tension between global alignment versus Indian domestic policy independence. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पैक्स लिका में हार्मोनाइज्ड एआई एथिकल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, मीनिंग यहाँ पर सेम कॉमन एआई स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, इंटेलिजेंस शेयरिंग फ्रेमवर्क, क्रॉस बॉर्डर डेटा कॉर्पोरेशन। इंडिया लोकलाइज्ड डेटा कंट्रोल चाहता है और डिजिटल सॉवरेनिटी को मेंटेन करना चाहता है। तो फ्रिक्शन तो देखने के लिए मिल सकता है अगर अलायंस के रूल्स यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिसीज के साथ में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। रिस्क ऑफ रिमेनिंग अ मिड लेवल पार्टिसिपेंट, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। यहाँ पर देखो हमारे पास में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल ट्रेड पॉलिसीज आ रही हैं यूएस के थ्रू, टेक्नोलॉजी अलायंसेस जो है वो क्विकली शिफ्ट कर सकती हैं, तो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वो भी हमारा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर जो मिड स्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात की जा रही है, ये बोलते हैं कि इंडिया जो है उसको ना ही केवल अब असेंबली हब बनना है, ठीक है, इंस्टेड यहाँ पर कोशिश करनी है कि अपनी कैपेबिलिटीज माइनिंग मिनरल रिफाइनिंग में, सेमीकंडक्टर आर&डी में, एडवांस प्रोसेसिंग में इसमें बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि देखो अगर वैल्यू कैप्चर करनी है ना टेक्नोलॉजी में तो वो आपकी डिजाइनिंग के टाइम पर शुरू हो जाती है, फिर आप उसको रिफाइन करते हो। और आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अभी इंडिया में बहुत कॉमन डिबेट है इसके ऊपर, तो ये भी हमें देखना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टेज पर। असेंबली यहाँ पर केवल स्मॉलेस्ट मार्जिन लेती है, किसमें लोगे? आईपी में नहीं ले सकते, डिजाइन आपका नहीं है, रिफाइनिंग आपकी नहीं हो रही, राइट। तो यहाँ पर एक अलायंस अगर आप बना रहे हो तो टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस तो आपको मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। इंडिया को मिड स्ट्रीम मिनरल प्रोसेसिंग करवानी होगी इंडिया में, डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेसिटी और आर&डी टारगेट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करने हैं, ना कि केवल मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर इंडिया ऐसा नहीं करेगा ना तो असेंबली बेस ही रह जाएगा रेदर देन अ टेक्नोलॉजी लीडर। फिर ये बात करते हैं इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन की। सो सप्लाई चेन डी रिस्किंग, सप्लाई चेन डी रिस्किंग में क्या होगा? देखो हमारे पास में यहाँ पर पैक्सली का जो है वो केवल चिप्स की बात तो कर नहीं रहा, ये हार्डवेयर सेमीकंडक्टर्स की, जैसे कि सॉफ्टवेयर में एआई मॉडल्स की, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, जो कि बहुत सारे एडिटोरियल्स जो हमने पहले भी देखे थे उसमें भी ये देखा कि जो भी कंट्रोल करेगा कंप्यूट को, चिप्स को, डेटा को, वो यहाँ पर फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी को भी कंट्रोल करेगा। तो ऐसे में यहाँ पर हमें कोशिश क्या करनी है? अपनी सॉवरेनिटी, अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए। तो सप्लाई चेन डी रिस्किंग पैक्सली का रिफ्लेक्ट करता है एक ब्रॉडर ट्रेंड, ग्लोबलाइजेशन से यहाँ पर हमें फ्रेंड श्योरिंग, ट्रस्टेड नेटवर्क्स की तरफ जाना होगा। टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी में इंडिया का जो लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है, कि डिपेंडेंसी कम की जाए हमें फॉरेन चिप्स एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की।
और डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज यहाँ पर बिल्ड करनी है अक्रॉस द एंटायर स्टैक। तो इंडिया को क्या करना है, बैलेंस करना होगा कॉपरेशन वेस्टर्न टेक अलायंसेस के साथ में, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनानी होगी डिजिटल पॉलिसी में। सो व्हाट आर द की टर्म्स फॉर स्टूडेंट्स? सबसे पहले क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर इनपुट एसेंशियल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी आपको पता है, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन्स को हमें अब चाइना से अलग भी डाइवर्सिफाई करना होगा। फिर यहाँ पर डिजिटल सॉवरेनिटी में नेशनल कंट्रोल होना चाहिए डेटा के ऊपर, डिजिटल इंफ्रा के ऊपर और एआई गवर्नेंस के ऊपर। मिड स्ट्रीम प्रोसेसिंग में रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग की जाएगी मिनरल्स की बिफोर फाइनल मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर एक एनालिटिकल की टेकअवे लिया जाएगा, जिसमें कि अब ना आप लोगों के पास, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकल आता है तो वो भी मैंने लिया है। आर्टिकल ये आर्ग्यू करता है कि जो पैक्स लिखा है वो इंडिया के डिजिटल पावर को स्ट्रेंथन तो कर रहा है, लेकिन केवल तभी करेगा अगर यहाँ पर इंडिया अब रिसर्च की तरफ जाएगा। R&D में ना हम कुछ 0.50% शायद इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बार चेक कर लेना, कुछ नंबर्स इस तरह से रहता है। डिजाइन और मिनरल प्रोसेसिंग लेयर्स, तो हमारे पास में ये सारी चीजों पर हमें वर्क करना होगा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में, रेदर देन बिकमिंग मियरली अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सटेंशन ग्लोबल टेक अलायंसेस के लिए। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से अपने आपको कंक्लूजन्स लिखने हैं, ये उसके लिए है। ठीक है, इसको आप रीड करना, कुछ चीजें रीड कर भी होती हैं, हर चीज सुनकर नहीं हो सकती। ठीक है, बिकॉज यू हैव टू राइट, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स एज वेल। फाइन, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं WTO रिफॉर्म एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। अभी कुछ दिन पहले ही मैं आप लोगों को अपने आर्टिकल डिस्कशन में बोल रही थी कि जो WTO का रोल है और UN का रोल है वो आज के टाइम में एकदम खत्म हो चुका है। यहाँ पर इस तरह के टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं एंड WTO कुछ नहीं बोल रहा। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी वीडियो के थ्रू हम लोग बोल रहे हैं, या ये ना समझने वाली चीज है कि WTO और IMF आए किस पर्पज से थे, तो क्या वो पर्पज फुलफिल हो रहा है? ऑफ कोर्स नहीं हो रहा आज के टाइम में। तो यहाँ पर जो अपकमिंग WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है MC14, ये होने वाली है, जिसमें कि डिबेट किस पर होगी कि क्या जो करंट ट्रेड्स हैं वो रूल्स हमारे आउटडेटेड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो तो चेंज हो रही है, सप्लाई चेन बहुत ज्यादा यहाँ पर जियोपॉलिटिकली आपकी बन गई है, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स मिनरल और चिप्स के अंडर राइज हो रहा है। आज के टाइम में चिप्स की कितनी ज्यादा जरूरत है आप समझ सकते हैं, मोबाइल फोन लैपटॉप हर चीज में चिप्स लग रही है। और यहाँ पर हमारे पास में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की इतनी बात हो रही है, जो कंट्रीज हैं वो सब्सिडाइज कर रही हैं स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज को। सब्सिडीज के लिए तो बहुत अगेंस्ट है आप। तो यहाँ पर पहले तो आपका ये लॉजिक रहता था कि भाई रिड्यूस करो सब्सिडीज को, ट्रेड बैरियर्स को, अब ये बढ़ते जा रहे हैं, आप चुप हो। तो यहाँ पर करंट रियलिटी तो यही है कि हर कंट्री इंडस्ट्रियल पॉलिसीज चाहता है सेमीकंडक्टर्स के लिए, अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए और AI एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो यहाँ पर एक टेंशन होती है फ्री ट्रेड रूल्स हमारे और नेशनल इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजीज जो रहेंगी। सो इसी में अब हमारे पास में डिस्कशन हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन और US की क्या पोजीशन रहेगी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ पर रीएमर्ज कर गई ग्लोबली एज कंट्रीज अब स्ट्रेंथन करना चाहती हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन रेजिलियंस को बढ़ाना चाहती हैं और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को। अपकमिंग 14th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हैवीली फोकस करेगी कि कैसे मल्टीलैटरल ट्रेड रूल्स को रिफॉर्म करें और यहाँ पर न्यू रियलिटी रिफ्लेक्ट की जाए। ट्रेडिशनली जो WTO के रूल्स थे, ये ट्रेड लिबरलाइजेशन, लिमिट्स हमारी सब्सिडीज पर, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स को रिडक्शन करने की बात करते थे। हाउएवर ग्लोबल एनवायरनमेंट अब बदल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं, सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस देखे जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कंट्रोल हो रहे हैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर और इंडस्ट्रियल सब्सिडीज जो हैं वो दी जा रही हैं बाय मेजर इकोनॉमीज। तो ये आर्टिकल बोलते हैं कि भाई देखो WTO के जो रूल्स हैं उनको इवॉल्व करना चाहिए, ग्रेटर पॉलिसी स्पेस प्रोवाइड करें वो कंट्रीज को ताकि लेजिटिमेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, स्पेशली यहाँ पर जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं जैसे कि इंडिया। सो कॉम्पिटिंग पोजीशन विद इन द WTO, यूरोपियन यूनियन की पोजीशन और US की पोजीशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के बारे में देखते हैं। ये बोलते हैं कि भाई देखो ये EU जो है वो प्रपोज कर रहा है कि कुछ स्ट्रॉन्गर रूल्स बने, स्ट्रॉन्गर किसके अगेंस्ट? जो एक्सेसिव सब्सिडीज दी जा रही हैं, ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जैसे हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, आर्टिफिशियल सपोर्ट हम दे रहे हैं टू फेलिंग फर्म्स। यहाँ पर ओवर कैपेसिटी हो रही है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और बहुत ही लो प्राइसेस पर।
तो अगर मार्केट डिस्टॉर्शन होता है तो टू मैनी सब्सिडीज क्या कर रही हैं, लोअर करेंगी ग्लोबल प्राइसेस को अनफेयरली। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में कॉम्पिटिटर्स की जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी हम देख रहे हैं कि हर्ट होगी। सो यूरोपियन यूनियन ये एडमिट करते हैं कि कंट्रीज को पॉलिसी स्पेस चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। क्या चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यहाँ पर कंट्रीज को पॉलिसी स्पेस चाहिए होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में यूनाइटेड स्टेट्स व्यू क्या रहेगा। तो यूएस आर्ग्यू करता है कि जो डब्ल्यूटीओ है ये बहुत वीक हो जाएगा टू एड्रेस सप्लाई चेन कंसंट्रेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। अब इम्प्लीकेशन क्या है कि जो सॉल्यूशंस हैं वो आपके आउटसाइड डब्ल्यूटीओ बने रहेंगे, उनसे बाहर जाने लगेंगे, जैसे अलायंसेस बनने लगेंगी, ट्रेड ब्लॉक्स बनने लगेंगे। ईएसआई इनसाइट में अगर हम देखें तो ये हमें एक डिक्लाइनिंग फेथ दिखा रहा है मल्टीलैटरल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि आपका डब्ल्यूटीओ। अब देखो यूरोपियन यूनियन ने क्या बोला कि स्ट्रॉन्गर डिसिप्लिन लेकर आओ, स्टेट इंटरवेंशंस जो हो रही हैं जो कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही हैं, एक्सेसिव सब्सिडीज दी जाती हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को यहाँ पर एडवांटेज दी जा रही है, अनलिमिटेड गवर्नमेंट गारंटीज हो रही है और आर्टिफिशियल सपोर्ट उन इंडस्ट्रीज को दिया जा रहा है जो कि यहाँ पर नॉन वायबल या फिर फेलिंग फर्म्स हैं, ठीक है, जिससे कि ओवर कैपेसिटी होगी। येट यूरोपियन यूनियन ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि हमें एक बैलेंस बनाना होगा। तो पॉलिसी स्पेस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और जो ये वेपनाइज डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है सप्लाई चेन्स में, इससे जो रिस्क आ रहे हैं इनके बीच में एक बैलेंस होगा। तो यूरोप की जो खुद की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रीन टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर्स में वो रिफ्लेक्ट की जा रही है। यूएस की क्या पोजीशन है, ये परसिस्टेंट ग्लोबल इंबैलेंस दिखा रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। प्रीडेटरी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस की बात करते हैं और स्ट्रेटेजिक कंसंट्रेशन रिस्क की। कंसंट्रेशन रिस्क ना हमारे पास में, जैसे अगर किसी एक सोर्स से हम चीजें यहाँ पर फंड करते हैं या फिर हमारा कोई एक ही सोर्स है किसी सामान के लिए, तो ये होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन। ये लिमिटेड नंबर ऑफ यहाँ पर हमारे पास में कोई भी चीज पर हम फोकस्ड है, जैसे एक ही शेयर में मैंने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी या एक ही सोर्स से मैं सारी की सारी अपनी जो भी सामान खरीद रही हूँ, मान लो एक ही शॉप से खरीद रही हूँ, तो हो सकता है कि वो बाद में मुझे उनको समझ आ जाए कि मैं यहाँ पर ही खरीदती हूँ, कहीं और से प्राइसेस पता नहीं करती, तो वही मुझे महंगा देने लगे, तो ये भी कंसंट्रेशन रिस्क में ही आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए समझाया थोड़ा। So, whether the WTO can effectively address economic security concerns, supply chain resilience, over capacity issues, ये यहाँ पर डाउट है। सो इम्प्लीकेशन क्या है कि कुछ सोल्यूशंस आपके एमर्ज होते हैं आउटसाइड द WTO फ्रेमवर्क, रीजनल अलायंसेस या यूनिलैटरल मेजर्स के थ्रू। सो मिसिंग डायमेंशन क्या है, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट्स में एक की इशू आपका रेज होता है कि राइज ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑन डुअल यूज टेक्नोलॉजीज एंड क्रिटिकल मिनरल्स। तो हमारे पास में जो मिसिंग डायमेंशन की बात हो रही है वो है यहाँ पर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स एंड वेपनाइज्ड डिपेंडेंसी, जिसमें ये कहते हैं कि चाइना रिस्ट्रिक्ट कर देता है एक्सपोर्ट क्रिटिकल मिनरल्स का, मैग्नेट्स का और हाईटेक इनपुट्स का। अब जो ट्रेड है वो केवल एफिशिएंसी ड्रिवन तो रहा नहीं, ये बन गया स्ट्रेटेजिक। तो अगर एक सिंगल कंट्री ही सारे इनपुट्स पर कंट्रोल कर लेगी तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स वल्नरेबल हो जाएंगी और इंडिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग तो स्लो डाउन होगी ही होगी, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान्स जो हैं वो भी यहाँ पर रिस्क फेस करेंगे। तो पहले ये जो कंट्रोल्स थे ये वेस्टर्न टूल्स में थे, आज चाइना की जो एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग है क्रिटिकल मिनरल्स पर ये अनसर्टिनिटी दिखाती है। सप्लाई चेन जियोपॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स बन चुके हैं, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास में इंडिया के लिए वल्नरेबिलिटी डिस्ट्रप्शंस के लिए डाइवर्सिफाइड रिसोर्सिंग की यहाँ पर नीड बढ़ गई और डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अब स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। सो क्यों यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी मैटर करती है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये कहते हैं कि देखो इंडिया यहाँ पर शिफ्ट कर रही है पीएलआई स्कीम्स की तरफ, सेमीकंडक्टर मिशन, क्रिटिकल मिनरल मिशन, स्वदेशी इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी, ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करे, डोमेस्टिक कैपेसिटी को बिल्ड करे और जॉब्स क्रिएट करे। तो इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, ठीक है, अब इसको समझना,
ये यहाँ पर कहते हैं कि भाई देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको टेम्पररी सपोर्ट तो चाहिए ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज बिल्ड करने के लिए, लेकिन ये जो डब्ल्यूटीओ के रूल्स हैं ये स्ट्रिक्ट कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं आपका सब्सिडीज के ऊपर, लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स और इन्वेस्टमेंट कंडीशंस, राइट। तो हमने देखा था ना, दे वर फेवरिंग ओनली द डेवलप्ड कंट्रीज, और आई मस्ट क्लियरली से यूएस। नाउ द यूएस is already facing some kind of issues that it was causing to the world from China, and now their eyes are open and they want कि अब यहाँ पर एक बैलेंस बने, concentration risk नहीं हो, किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंसी ना बढ़े, राइट। तो यहाँ पर अब जो सुपर पावर्स हैं उनमें एक शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है। उन शिफ्ट की वजह से यहाँ पर हम क्यों प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, बिकॉज चाइना हमारे लिए यहाँ पर एक एनिमी कंट्री है, यू नो वेरी वेल, क्लियरली डिफाइंड है, तो इसीलिए हमारी भी दिक्कतें थोड़ी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कंट्रीज इंडिया के जैसे लो प्राइस एक्सपोर्ट्स हमें लार्ज इकोनॉमीज से मिल रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स में ओवर कैपेसिटी और सडन टैरिफ एक्शन ले लिए जाते हैं, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगते हैं की इनपुट्स पर, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये सारी की सारी चीजें हमारी अफेक्ट हो रही हैं। तो इंडिया कहाँ जा रहा है, पीएलआई स्कीम्स की तरफ, सेमीकंडक्टर प्रोग्राम, क्रिटिकल मिनरल मिशन, स्वदेशी एम्फेसाइज हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी में, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी अब यहाँ पर एक प्रोटेक्शनिज्म की तरह नहीं देखा जा रहा, एक रेजिलियंस स्ट्रेटेजी की तरह देखा जा रहा है। डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट्स और पॉलिसी कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो जो इंडिया के इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव्स हैं ये ऑलरेडी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग सब्सिडीज देखे जा सकते हैं, ट्रिम्स प्रोविजंस यहाँ पर है, पास्ट डिस्प्यूट्स में लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट जो थी वो देखी गई। तो एक कोर डायलेमा है, एग्जिस्टिंग डब्ल्यूटीओ रूल्स डिजाइन किए गए थे एक डिफरेंट एरा के लिए, और ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर प्रायोरिटाइज करता है एफिशिएंसी ओवर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। तो हमारे पास में चाइना और अदर्स कंट्रीज जो हैं इन्होंने इंडिया की पॉलिसीज को बार बार डब्ल्यूटीओ में खड़ा करा है, और कई बार तो हम केसेस हारे भी हैं, कई बार जीते भी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है, ठीक है, इसके इंसेंटिव्स, लोकल कंटेंट रूल्स, ये सब देखे जाते हैं, और डब्ल्यूटीओ के रूल्स डिजाइन किए जाते हैं ओल्ड ग्लोबलाइजेशन के लिए, जो कि क्लैश कर रहे हैं विद मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी। तो क्या पॉलिसी स्पेस का यहाँ पर मतलब होगा? सबसे पहले तो पॉलिसी स्पेस का मतलब है कि हम फ्रीडम दे रहे हैं ताकि सब्सिडाइज करें स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें, रिस्की इंपोर्ट डिपेंडेंसीज को कम करें। तो एडिटोरियल यहाँ पर ये भी बोलता है कि बाइंडिंग टैरिफ जो हैं, ये बाइंडिंग टैरिफ सीलिंग्स तो ये बहुत हाई हैं, और अगर ये अनयूज रही तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर हमारे पास फिर भी मैटर करेगी। तो कंट्रीज को फ्लेक्सिबिलिटी क्यों चाहिए? क्योंकि सप्लाई शॉक्स फास्टर हैं, टेक्नोलॉजी कंपटीशन बहुत इंटेंस है, और सिक्योरिटी कंसर्न्स यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कैलिब्रेटेड फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स में। सब्सिडीज एग्रीमेंट में रूल्स हमें इंडस्ट्रियल सपोर्ट पर, सेफगार्ड एग्रीमेंट्स में टेम्पररी प्रोटेक्शन जब इंपोर्ट सर्ज हो जाता है, एंटी डंपिंग रूल्स के लिए रिस्पॉन्स ये अनफेयर प्राइसिंग जैसे चाइना कर रहा है स्टील वगैरह के ऊपर। ट्रिम्स एग्रीमेंट हमारे पास इन्वेस्टमेंट एंड लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इन्होंने एग्जांपल दिया है सेफगार्ड एग्रीमेंट्स इश्यूज का। करेंटली सेफगार्ड टेम्पररी हैं, कॉम्पनसेशन की जरूरत है, लेकिन हाई प्रूफ थ्रेशोल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। रैपिड सप्लाई शॉक्स के इरा में ये रूल्स बहुत रिजिड हो जाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ की जानी चाहिए ताकि स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसीज जो हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। वी हैव टू परमिट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई सोर्सेज विदाउट लेंथी इन्वेस्टिगेशंस। इंडिया का 1997 का जो पॉलिसी है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स को बोलता है कि आप इन्वेस्ट करो डोमेस्टिकली, यहाँ पर आपको लोकलाइजेशन को इंक्रीज करना है और कमिट करना है टू एक्सपोर्ट्स। तो यूरोपियन यूनियन और यूएस ने चैलेंज करा इसको डब्ल्यूटीओ पर, और इंडिया ने अपना केस जो था वो लूज कर दिया। येट जो पॉलिसी थी वो कंट्रीब्यूट करती है टवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव ऑटो सेक्टर। अट्रैक्शन यहाँ पर फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स का करना है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ पर सक्सीड तब भी करेगी जब हम इसको अंडर एग्जिस्टिंग डब्ल्यूटीओ रूल्स चैलेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो जो सब्सिडीज एग्रीमेंट है, ट्रिम्स एग्रीमेंट है, सेफगार्ड एग्रीमेंट है, इन सब में रिफॉर्म्स लेकर आओ।
गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, सब्सिडीज एग्रीमेंट यहाँ पर लिमिट कर रही है। ट्रिम्स एग्रीमेंट इन्वेस्टमेंट रूल्स लेकर आती है, जैसे कि हमारे पास में जो कंटेंट लोकल कंटेंट मैंडेट्स हैं, और सेफगार्ड एग्रीमेंट्स टेम्पररी प्रोटेक्शन तो अलाउ करती हैं, लेकिन कॉम्पनसेशन की जरूरत है, हाई एविडेंस हमें दिखाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या ये रूल्स आज की दुनिया में, टुडेज वर्ल्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं हो गए। फिर ये इंडिया के ऑटोमोबाइल एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि 1997 में इंडिया की जो ऑटो कंपनीज थी उनको ग्लोबली इन्वेस्ट करना था और इंडिजिनाइजेशन यहाँ पर इंक्रीज करना था, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस मीट करनी थी। डब्ल्यूटीओ के जो डिस्प्यूट्स थे इसमें इंडिया ने केस लूज किया, लेकिन जो लॉन्ग टर्म आउटकम था वो क्या था कि इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग ऑटो इंडस्ट्री बिल्ड कर ली। तो कभी कभी जब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेड रूल्स को वायलेट भी कर रही हैं तो भी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गेन्स हमें प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये नेक्स्ट बोलते हैं ब्रॉडर ग्लोबल ट्रेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज बैक। आज डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज परस्यू कर रही हैं इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजीज, जैसे कि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज, क्रिटिकल मिनरल, स्टील एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज में। तो यहाँ पर डिबेट अब एक नॉर्थ साउथ डिवाइड की नहीं है, कंसर्न्स रेजिलियंस एंड सिक्योरिटी के हैं, कट अक्रॉस इनकम लेवल्स। देखो ये बोलते हैं कि इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी यूज करती हैं, जैसे यूएस में ना चिप्स एक्ट चलता है, यूरोपियन यूनियन में एक ग्रीन सब्सिडीज चलती हैं, जापान और कोरिया में टैक्स सपोर्ट मिलता है। तो डब्ल्यूटीओ के जो रिफॉर्म डिबेट है वो अब डेवलप्ड से डेवलपिंग की तरफ जा रहा है और स्ट्रेटेजिक सेक्टर से यहाँ पर ग्लोबल एफिशिएंसी की बात हो रही है। तो अब ये बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हमारे पास में पॉलिसी स्पेस होना चाहिए। पॉलिसी स्पेस का मतलब क्या है कि हमारी गवर्नमेंट्स यहाँ पर इतनी कैपेबल हो कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकती हैं, सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई कर सकती हैं और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को बिल्ड कर सकती हैं। तो जो पॉलिसी स्पेस है बाइंडिंग टैरिफ्स के साथ में यहाँ पर कंपेयर किया गया, हायर सीलिंग्स यहाँ पर अगर अनयूज रही भी तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजिक लेवरेज प्रोवाइड कर देगा। तो क्या क्या टेक अवेज है इंडिया के लिए? देखो सबसे पहले ये समझो कि जो कंट्रीज हैं वो पब्लिक कैपिटल को अब रीअलोकेट कर रही हैं सेमीकंडक्टर, एनर्जी ट्रांजिशन, एआई इंफ्रा की तरफ। पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर सप्लाई चेन रिस्क को रिड्यूस करती है, इन्वेस्टमेंट अनसर्टेनिटी को भी रिड्यूस करती है, लेकिन अगर टू मच फ्लेक्सिबिलिटी रिस्क है तो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ हम जाएंगे और फ्रेगमेंटेशन की तरफ जाएंगे, ट्रेड फ्रेगमेंटेशन की तरफ। सो यहाँ पर हमारे पास अब हमें एफिशिएंसी से रेजिलियंस की तरफ जाना है, जिसमें कि जो डब्ल्यूटीओ की ओल्ड फिलॉसफी थी वो क्या थी, वो थी यहाँ पर कि लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन होगा कहीं भी। न्यू ग्लोबल रियलिटी में सप्लाई चेन सिक्योर की जाएगी, डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज यहाँ पर हमें देखनी है और इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन नहीं है, ये एक नॉर्म बनती जा रही है। आगे समझ में? तो आप देखेंगे कि इंडिया की अप्रोच भी केयरफुली डिजाइंड होनी चाहिए, अमेंडमेंट्स रेदर देन ब्रॉड एग्जम्पशंस, ट्रांसपेरेंट रूल्स होने चाहिए डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, अलाइनमेंट ग्लोबल कंसर्न्स के साथ होनी चाहिए रेजिलियंस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर। अगर डब्ल्यूटीओ के रिफॉर्म्स यहाँ पर इन तीन आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो डिस्प्यूट हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर रिड्यूस होगी, लेजिटिमेसी मिल जाएगी स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस के लिए और एफिशिएंसी नेशनल रेजिलियंस के साथ में बैलेंस होगी। सो यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है ये तो आपको पता ही होने चाहिए। ट्रिम्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर डब्ल्यूटीओ के रूल्स हैं जिसमें कि कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टिंग पॉलिसीज हैं जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को फेवर करती हैं ओवर इंपोर्ट्स। डुअल यूज प्रोडक्ट्स में टेक्नोलॉजी जो सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशन दोनों में यूज की जाती हैं। वेपनाइज डिपेंडेंसी का मतलब है सप्लाई चेन कंट्रोल आप कर रहे हो यहाँ पर ताकि जियोपॉलिटिकल लेवरेज मिल पाए। पॉलिसी स्पेस में फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट्स के लिए ताकि आप डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज विद इन इंटरनेशनल रूल्स परस्यू कर पाओ। तो ये आर्टिकल ये बोलता है कि जो डब्ल्यूटीओ है उसको एक ऐसी दुनिया को अडॉप्ट करना है जहां इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सप्लाई चेन रेजिलियंस इंपॉर्टेंट है जितने की यहाँ पर उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की ट्रेड एफिशिएंसी है। So for India, calibrated flexibility within WTO rules
असेंशियल है ताकि हम डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज बिल्ड करें बिना यहाँ पर मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम को अंडरमाइन किए। राइट, क्लियर हो गया है पूरा आर्टिकल आपको? काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वो जो पूरी डिबेट है डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स को लेकर, वो एक फंडामेंटल शिफ्ट की बात कर रही है ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस में। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो एफिशिएंसी ड्रिवन ट्रेड रूल्स हैं वो चैलेंज किए जा रहे हैं बाय कंसर्न्स ओवर रेजिलियंस, सप्लाई चेन सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी। ये याद रखना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे आपके पास में आज की टर्म्स भी थे जो आपको अगर नहीं पता है तो एटलीस्ट अब याद हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बैंक्स से रिलेटेड है। डू यू नो अवर बैंक्स आर स्ट्रगलिंग टुडे? तो ये आर्टिकल कह रहा है कि भाई देखो, इंडियन हाउस होल्ड जो है ना, अब यहाँ पर वो जो ट्रेडिशनल अपनी एफडी में पैसा रखना, सेविंग अकाउंट में रखना, ये सब नहीं कर रहे। वेदर क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड, इक्विटीज, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्मॉल सेविंग, गोल्ड, रियल एस्टेट, इवन सिल्वर में और डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो बैंक्स के पास में जो लो कॉस्ट डिपॉजिट आ रहे थे ना उन सेविंग बैंक अकाउंट्स में, वो इनकी बैकबोन थे इनके लैंडिंग मॉडल की, और ये अब यहाँ पर ये लूज करते जा रहे हैं। तो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हमें सेविंग बिहेवियर्स में देखने के लिए मिल रहा है। हाउस होल्ड सेविंग्स जो पहले मेनली बैंक एफडी और सेविंग अकाउंट्स के थ्रू हो रही थी, अब यहाँ पर यंग इन्वेस्टर्स मार्केट लिंक्ड एसेट्स चाहते हैं। और ये शिफ्ट यहाँ पर क्यों है? क्योंकि डिजिटल एप्स और इजी इन्वेस्टिंग है, हायर फाइनेंशियल लिटरेसी है, डिजायर है कि यहाँ पर हायर रिटर्न्स मिले, और टैक्स सेवी यंगर पॉपुलेशन हमारे पास है। ठीक है, तो फाइनेंशियल डीपनिंग हो रही है जहां पर जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो हमारे ये फाइनेंशियल मार्केट्स ग्रो कर रहे हैं अलोंग साइड बैंकिंग। अगर फाइनेंशियल मार्केट में बैंकिंग भी एक हिस्सा है स्टॉल दो, लेकिन मैं ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स देखूं या कैपिटल मार्केट्स देखूं, वो ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, जो कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे बैंक्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो देखो, इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन फेस कर रहा है, जहां डीपर फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़ रही है और डिजिटल एक्सेस भी यहाँ पर बढ़ रही है। हाउस होल्ड्स इंक्रीजिंगली सेविंग्स को अब ट्रेडिशनल बैंक डिपॉजिट की जगह म्यूचुअल फंड, इक्विटीज एंड बॉन्ड्स, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, डेरिवेटिव्स और मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ लेकर आ रहे हैं। अच्छा, जब मैं बोलूं डीपर मार्केट्स ना, डीपर मार्केट्स का मतलब होता है वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ओके, तो यहाँ पर जब भी डीपर मार्केट्स एक टर्म यूज होती है तो नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हाई है। तो आप देख रहे हैं कि जो टिपिकल बैंक कस्टमर है वो अब यंग है, डिजिटली एक्टिव है और ज्यादा रिस्क टॉलरेंट है। तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी स्ट्रक्चर है बैंक का वो चेंज हो रहा है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट चर्न। ये चर्न वाला टर्म तो आपको पता ही है यहाँ पर कि कोई चीज आपकी कम हो रही है। तो मेन बैंकिंग प्रॉब्लम ये बनती जा रही है। डिपॉजिट चर्न का मतलब मनी हमारी रिपीटेडली बैंक और मार्केट्स के बीच में मूव कर रही है। कस्टमर ने 10 लाख रुपए बैंक से यहाँ पर विड्रॉ करे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, म्यूचुअल फंड से यहाँ पर फिर जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में डाला जाएगा, फिर यहाँ पर ये जो डिपॉजिट है वो बल्क डिपॉजिट बन जाएगा और हाई इंटरेस्ट लायबिलिटी बैंक के लिए बन जाएगा। तो बैंक यहाँ पर जो रिटेल सेविंग पर 2 से 3% का इंटरेस्ट दे रहे थे, ठीक है, एट मैक्स 3 से 4% का, वो अब यहाँ पर बल्क डिपॉजिट में 7 से 8% पर जा रहा है। तो जो फंडिंग कॉस्ट है बैंक की वो बढ़ गई। बैंक क्या कर रहा है, बैंक अपने कस्टमर्स से डिपॉजिट लेता है और उसी पैसे को लोन में फॉर्म में अपने कस्टमर्स को, कॉर्पोरेट्स को, अदर एंटिटीज को दे देता है। सो पहले मैंने अगर मान लो 3% के इंटरेस्ट पर कोई डिपॉजिट लिया और 10% पर लोन दिया तो 7% की मेरी नेट इंटरेस्ट इनकम बन गई। अब वो नहीं हो पा रहा। तो मनी यहाँ पर बैंक्स को लीव कर रही है इवेंचुअली। यहाँ पर जो हमारे रिटर्न्स हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे फंड्स बैंक अकाउंट्स में रखेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड का एग्जांपल दिया। मार्केट ट्रांजेक्शंस यहाँ पर पास थ्रू कर रहे हैं बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, लेकिन यहाँ पर एक राउंड ट्रिप जो है वो न्यूट्रल नहीं है। अब यहाँ पर अगर नॉर्मल कस्टमर हाउस होल्ड पैसा रखते हैं सेविंग अकाउंट में 3%, 4%, 2%, लेकिन अगर एक म्यूचुअल फंड रखने जा रहा है तो 7 से 8%। तो रिटेल डिपॉजिट्स आपके इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में मूव करते हैं, फंड्स यहाँ पर रिटर्न होते हैं और ये यहाँ पर वापस जब आएंगे तो बल्क डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स बनकर आएंगे। ये हायर कॉस्ट लायबिलिटीज हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल सेविंग डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर एक प्राइसिंग ट्रैप आपको देखने के लिए मिलता है। बैंक्स
लो कॉस्ट कासा डिपॉजिट्स जो है, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट को कासा डिपॉजिट्स बोलते हैं, जो कि डिमांड डिपॉजिट्स के नाम से होता है, ठीक है। और यहाँ पर गेन करेंगे एक्सपेंसिव होलसेल फंडिंग। अब आपके पास में नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो एक की प्रॉफिटेबल मैट्रिक होती है बैंक्स के लिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम कैसे निकालते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम। तो बैंक जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है कैसे करेगा, जो लोन्स दे रखे हैं, राइट, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के थ्रू या लोन्स के थ्रू, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट फैसिलिटीज, और इंटरेस्ट पे करता है जो इंटरबैंक बोरोइंग्स हैं, आरबीआई से रेपो अगर लिया। इसके अलावा यहाँ पर जो डिपॉजिट हम लोग देते हैं सेविंग अकाउंट में या फिर एफडी में, करेंट अकाउंट में, कोई भी यहाँ पर आपका इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, ठीक है। सो ये होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? इंटरेस्ट रिसीवेबल माइनस इंटरेस्ट पेएबल, दैट इज नेट इंटरेस्ट इनकम, अपॉन यहाँ पर एवरेज एसेट्स ऑन विच हमारा बैंक अर्न कर रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट को। सो फिर आता है एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट चैलेंजेस। एसेट्स क्या होते हैं बैंक के लिए? जो लोन्स बैंक देता है, जो इन्वेस्टमेंट्स बैंक करता है, राइट, जिसके थ्रू बैंक कुछ रिटर्न्स अर्न कर रहा है। लाइबिलिटी क्या है? जो जैसे मैंने डिपॉजिट रखा बैंक में, तो वो बैंक उस पर इंटरेस्ट भी देगा और वो पैसा भी बैंक को वापस देना है, तो ये तो बैंक के लिए लाइबिलिटी हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों को मैनेज कैसे करना होता है? इनके मेच्योरिटी बिहेवियर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इनके पास में, यहाँ पर जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि 5 महीने की मेरे पास में कोई फिक्स डिपॉजिट आई और मैंने यहाँ पर 5 साल के लिए लोन देना था, तो अमाउंट सेम थी, तो यहाँ से इसको फंड कर दिया। 5 महीने के बाद दिक्कत हो सकती है, इसीलिए इसको मैनेज भी करना होता है। तो डिपॉजिट बिहेवियर ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट था, अब इसको हम अपने एडिटोरियल के साथ लिंक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बैंक है वो प्रॉफिट कैसे अर्न कर रहे हैं ये आपको समझ में आ गया, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में ये बोलते हैं कि जो टेनोर स्ट्रक्चर है, जैसे ये वाला समझाया टेनोर स्ट्रक्चर मैंने आपको, शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म फंडिंग, राइजिंग प्राइसिंग हमारी लाइबिलिटीज की। अब अगर मान लो मैंने लोन लिया दूसरे बैंक से तो थोड़ा महंगा पड़ा, रेपो रेट पर लिया यहाँ पर आरबीआई से, तो 6% या 5-5.5% जो भी चलता रहता है उसी के अकॉर्डिंग जाएगा, 5 से 6% में। अगर मैंने यहाँ पर अपने कस्टमर से लिया तो यहाँ पर एफडी या सेविंग अकाउंट के अकॉर्डिंग होगा, करेंट अकाउंट में ऑफ कोर्स कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज हो रहा। और लिक्विडिटी प्लानिंग, बैंक को यहाँ पर एक लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होता है जो मेंटेन करना होता है, जिसमें कि अगले 30 दिन के लिए बैंक के पास में इनफ लिक्विड एसेट्स होने चाहिए, ठीक है। तो लिक्विडिटी प्लानिंग की बात हो रही है। तो अगर सिस्टम की लिक्विडिटी आपकी इंटैक्ट रहेगी ओवरऑल, तो इंडिविजुअल बैंक्स फंडिंग वोलेटिलिटी फेस करेंगे, मिसमैच लोन टेन्योर्स और डिपॉजिट टेन्योर्स के बीच में होगा, और इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है ये भी हायर होते हैं। सो डिपॉजिट चर्न जो है वो क्वालिटी लिक्विडिटी की भी बदल देता है, ना कि केवल क्वांटिटी। अब ये बात करते हैं लिक्विडिटी लीक प्रॉब्लम्स। तो सभी फंड्स यहाँ पर जो बैंक्स को क्विकली छोड़कर जा रहे हैं वो स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी ड्रेन्स नहीं लेकर आते। थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखो यहाँ पर ना ये जो एडिटोरियल है ये कहता है कि जैसे गवर्नमेंट कैश बैलेंसेस है, ठीक है, तो ये जो टैक्स कलेक्ट किया हम लोगों के थ्रू, इनकम टैक्स वगैरह, ये आरबीआई के पास जाता है। आरबीआई कौन है? गवर्नमेंट का बैंक है। सो अंटिल गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर रही मनी, हमारी बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी से कंप्लीटली रिमूव हो गई और गवर्नमेंट कैश स्टेरिलाइजेशन इफेक्ट देखने के लिए मिला। अब यहाँ पर फिजिकल कैश में भी राइज हो रहा है। 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो एज करेंसी विड्रॉ किए गए। तो हर एक रुपये यहाँ पर हेल्ड जो है कैश में कैन नॉट क्रिएट क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर वीकेन हो जाता है जब करेंसी का यूसेज बढ़ रहा है। फिर आरबीआई फॉरेक्स इंटरवेंशंस की बात हो रही है, जिसमें कि आरबीआई क्या करता है, डॉलर्स को सेल करना शुरू कर देता है और रुपीज एब्जॉर्ब करता है। इससे क्या होगा, यहाँ पर जब डॉलर्स मैंने सेल करे, रुपीज मुझे मिले इन रिटर्न, तो यहाँ पर हमारी जो लिक्विडिटी है वो रिड्यूस हो गई और ये एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन का हिस्सा बन गए। एएलएम चैलेंज में ये बोलते हैं कि भाई देखो हमारे पास में इवन इफ अगर डिपॉजिट जो है वो इवेंचुअली वापस आ भी गए तो शॉर्टर टेन्योर के लिए 5 महीने की एफडी मैंने समझो यहाँ पर दोबारा से अपनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, तो यहाँ पर री इन्वेस्ट कर दिए वो 5 जो भी 5 मंथ्स का अमाउंट था, तो भी वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए अगले 5 महीने के लिए। कॉस्ट हायर है और वॉलेटाइल फ्लोज है,
तो एसेट लायबिलिटी मिसमैच होगा। बैंक्स अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म लैंडिंग तो कर रहे हैं, लोन आप हाउसिंग लोन दे रहे हो 5 से 10 साल का, 10 से 20 साल का, फंडिंग जो है वो शॉर्ट टर्म और एक्सपेंसिव हो गई। तो जो टोटल सेविंग्स हैं वो स्टेबल तो हैं, लेकिन बैंक्स अभी भी रिस्क फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले से देखो, मेजर लिक्विडिटी लीक चैनल्स में गवर्नमेंट कैश बैलेंस, जो टैक्स कलेक्ट किए गए और हमने आरबीआई के साथ पार्क किए, अनटिल स्पेंड, ये जो पैसा है ये कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम के साथ रहेगा। लार्ज गवर्नमेंट बैलेंसेस टाइटन कर देते हैं लिक्विडिटी को टेम्परली। करेंसी विड्रॉल्स में एक राइज होता है। सो फिजिकल कैश होल्डिंग्स तो डिपॉजिट मल्टीप्लिकेशन को रिड्यूस करती हैं। हर एक रुपी आउटसाइड बैंक हमारे क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को लोअर करता है। आरबीआई फॉरेक्स ऑपरेशंस में जब आरबीआई डॉलर सेल कर रहा है ताकि स्टेबलाइज करे रुपीस को, रुपीस एब्सॉर्ब हो रहे हैं फ्रॉम द सिस्टम और लिक्विडिटी टाइटन हो रही है स्ट्रक्चरली। तो यहाँ पर हमारे पास में स्लो हो गया वेलोसिटी ऑफ मनी या फिर मनी मल्टीप्लायर के बारे में जो मैंने अभी समझाया था, बैंक की जो लैंडेबल रिसोर्सेज है, ठीक है। सिस्टमिक इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी, मनी मल्टीप्लायर पता है ना, आज मैंने 1 रुपये जैसे अपने खर्च किया तो वो शॉपकीपर को दिया, शॉपकीपर ने वो अपने वर्कर को दिया, वर्कर ने उसको कहीं और यूज किया, राइट, वापस फिर वो बैंक के पास डिपॉजिट्स में चला गया। इस तरीके से मनी मल्टीप्लायर होता है, 1 रुपये का अलग अलग जगह यूज हो रहा है। सिस्टमिक इम्प्लीकेशन हमारे पास हायर फंडिंग कॉस्ट, बैंक को यहाँ पर ऑफर करने हैं हायर डिपॉजिट रेट, स्पेशल स्कीम्स ताकि रिटेल फंड्स आए। तो कंपटीशन बैंक के बीच में स्टेबल लाइबिलिटीज के लिए बढ़ रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मैंने आपको समझाई। तो यहाँ पर अगर होलसेल फंडिंग हमारी एक्सपेंसिव है तो चीप रिटेल डिपॉजिट को ये रिप्लेस कर देती है। होलसेल फंडिंग जैसे म्यूचुअल फंड्स ने अपना पैसा सारा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा, वो जो पूल था वो 7 से 8% का था, लेकिन अगर हाउस होल्ड करते हैं अलग अलग इंडिविजुअली तो ये 2 से 3% तक जा रहा था। तो जो लैंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो गई। हमारी जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी, इंटरेस्ट रिसीवेबल, वो हमारा सेम था, लेकिन जो पे कर रहे थे वो बढ़ गया। जब खर्चा बढ़ गया और इनकम सेम है तो हमारी यहाँ पर जो सेविंग्स है, प्रॉफिट है, वो भी कम हो गया। स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रिस्क, स्टेबल हाउस होल्ड सेविंग्स के बावजूद हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अक्रॉस इंस्ट्रूमेंट्स वो मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं वो ओवरऑल स्टेबल हैं, लेकिन जो अलोकेशन है वो बैंक्स की जगह मार्केट्स की तरफ जा रही है। तो लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है और रिस्क प्रोफाइल फाइनेंशियल सिस्टम की, और इंडिया अब बैंक लेड फाइनेंस से मार्केट बेस्ड फाइनेंस की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि कुछ स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स जो कि बैंक्स के लिए सजेस्ट किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जो आरबीआई सपोर्ट देता है ना वो भी टेम्पररी है। जैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी याद है आपको, एमएसएफ माइनस एसडीएफ हमारे पास था, कॉरिडोर पूरा बन रहा था, एलएफ कॉरिडोर, तो ये शॉर्ट टर्म है, बैंक्स को स्ट्रक्चरली तो खुद को अडेप्ट करना ही पड़ेगा। तो सेंट्रल बैंक यहाँ पर लिक्विडिटी स्टेबलाइज कर देता है, ना कि बिजनेस मॉडल को फिक्स करता है। तो कुछ जो चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि आर्टिकल में रिकैलिब्रेट करो बिजनेस मॉडल्स को, रेदर देन कि यहाँ पर केवल और केवल आरबीआई के लिक्विडिटी सपोर्ट पर ही आप अपना सपोर्ट यहाँ पर डिपेंडेंट रहो। तो स्ट्रक्चर चेंजेस की बात हो रही है। स्ट्रेंथन करो डिपॉजिट स्टिकनेस को। तो डिपॉजिट स्टिकनेस को आप कैसे यहाँ पर स्ट्रेंथन करोगे? सबसे पहले ये बोलते हैं कि कस्टमर सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूव करो, कि बैंक का जो कस्टमर है वो बैंक के पास ही रहे। डिफरेंशिएटेड सेविंग प्रोडक्ट्स लेकर आओ, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया और एज इट इज वो रह जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंशिएटेड सेविंग प्रोडक्ट्स ऑफर करो, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंसेस को आपको एनहांस करना पड़ेगा। फिर आते हैं फोकस ऑन इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप्स। तो इसमें हमारे पास में एंगेज करना है वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स के साथ में, बिल्ड करेंगे स्ट्रॉन्ग कैपिटल कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन बैंकिंग इकोसिस्टम्स, प्रायोरिटाइज करेंगे इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स को स्ट्रेटेजिकली, ठीक है। चलिए फिर आते हैं एक्सपेंडेड नॉन फंडेड सर्विसेज। देखो हमारे पास ना जो बैंक्स होते हैं वो गारंटीज देते हैं, राइट, कि अगर कस्टमर ने पे नहीं किया तो हम करेंगे, इसके लिए गारंटी फीस लेते हैं ऑफ कोर्स। एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जिसमें कि क्या होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट में हमारे पास, जिससे एक एग्जांपल से समझाती हूँ, मान लो एक एक्सपोर्ट यहाँ पर, ये एक एक्सपोर्टर है जिससे मुझे इंपोर्ट करना है सामान, ना ही डजंट नो हमारे बारे में मच, तो हमने क्या करना है,
हमने यहाँ पर सिंपली अपने बैंक से एक लेटर ऑफ क्रेडिट साइन करा लेना है, क्योंकि बैंक यहाँ पर ज्यादा रिलायबल हैं, तो वो हमें सामान ऑन लोन या फिर ऑन ट्रेड फाइनेंसिंग करने में हेल्प कर देते हैं। फाइन। सो ट्रेड फाइनेंस, गारंटीज एंड एडवाइजरी सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट, कस्टडी सर्विसेज, ये सारी चीजें यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट में क्या है, मेरा पोर्टफोलियो वगैरह बनाना, ये सारी चीजें फॉर द सेक ऑफ सम फीस ये लोग कर देंगे। तो वो सारी चीजें हमारे बैंक्स कर सकते हैं। गवर्नमेंट एंड इकोसिस्टम लिंकेज में एसएलबीसी एंड लीड बैंक मैकेनिज्म जो है वो रिटेन की जाती है गवर्नमेंट रिलेटेड फंड्स से। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर स्टैंड बाय लेटर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें, और लीड बैंक क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग, जैसे मान लो बहुत बड़ा लोन देना है किसी कॉर्पोरेट को, तो बहुत सारे लोन साथ में आएंगे और फिर वो ये लोग लोन देते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक लीड बैंक का कॉन्सेप्ट होता है। लीड बैंक क्या कर रहा है, लीड बैंक यहाँ पर इन सभी बैंक्स को साथ में लाएगा, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रोवाइड करना, वेरीफाई करना, अलोंग विद दैट यहाँ पर जो इंटरेस्ट वगैरह हमारी कंपनी देती है उनको अमंग दीज बैंक्स डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा काम लीड बैंक करता है, ऑफ कोर्स फॉर द सेक ऑफ और इन द एक्सचेंज ऑफ अ फी। ठीक है, तो ये हमारे पास रहते हैं। अब ये कहते हैं कि आरबीआई का रोल क्या है, सपोर्ट करना, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन हमारा आरबीआई हमें नहीं दे रहा। ठीक है, तो हमारे पास में एक बोलते हैं कि देखो आरबीआई आपको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर शॉर्ट टर्म रिलीफ दे रहा है, स्ट्रक्चरली यहाँ पर रिवर्स नहीं कर सकता डिपॉजिट माइग्रेशन को, बैंक्स को अडॉप्ट तो करना ही पड़ेगा। फिर बिगर इकोनॉमिक ट्रेंड में फाइनेंशियलाइजेशन, हाउस होल्ड सेविंग्स की बात हो रही है। इंडिया क्या विटनेस कर रहा है, इंडिया विटनेस कर रहा है कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, जब फंड्स हमारे शिफ्ट हो रहे हैं, बैंक्स यहाँ पर हेजिटेशन शो कर रहे हैं लैंडिंग में, और लिक्विडिटी और ज्यादा अनइवन हो गई, तो हाई चर्न इंक्रीज करता है फाइनेंशियल फ्रिक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट अगर इवन टोटल मनी सप्लाई हमारी कांस्टेंट रहती है तो भी क्रेडिट क्रिएशन स्लो डाउन कर जाएगा। क्लियर है? सो बिग इकोनॉमिक मैसेज, बैंकिंग मॉडल जो है वो हमारा ट्रेडिशनल मॉडल है, चेंज हो रहा है, लो कॉस्ट डिपॉजिट से हम लोन्स की तरफ जा रहे हैं, कुछ यहाँ पर डिपॉजिट्स वॉलेटाइल होते हैं, कंपटीशन जो है वो हमें राइजिंग मार्केट से ज्यादा देखने के लिए मिलता है। बैंक्स को इवॉल्व करना होगा टवर्ड्स वेल्थ इकोसिस्टम मैनेजर्स, फी बेस्ड मॉडल्स। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि शिफ्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट्स टू मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ गया, डाइवर्सिफिकेशन सेविंग पोर्टफोलियोज का इंक्रीज हो गया, तो एक मैच्योर फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन साथ में कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी क्रिएट होगा बैंक्स के ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स पर। डिपॉजिटर चर्न में मूवमेंट फंड्स की बैंक डिपॉजिट से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, लिक्विडिटी और प्राइसिंग डायनामिक्स ऑल्टर होंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में डिफरेंस, इंटरेस्ट अर्न ऑन एसेट्स माइनस इंटरेस्ट ऑन पेड लायबिलिटीज। ठीक है, ये देखने के लिए मिलेगा। मैनेज करेंगे मैच्योरिटी को, लिक्विडिटी को, इंटरेस्ट रेट रिस्क हमें बैंक की बैलेंस शीट में देखने के लिए मिलता है। स्ट्रक्चरल आउटफ्लो होगा फंड्स का बैंकिंग सिस्टम, टैक्स बैलेंसेस, कैश विड्रॉल, फॉरेक्स इंटरवेंशन से। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर एनालिटिकल कंक्लूजन, एडिटोरियल एक क्रिटिकल स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिखा रहे हैं कि बैंक्स यहाँ पर अभी भी कॉम्पीट कर रहे हैं केवल एक दूसरे के साथ में फॉर डिपॉजिट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनको फाइनेंशियल मार्केट्स के अमंग भी कॉम्पीट करना पड़ रहा है, बैंक्स आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं और मार्केट्स आपस में, इंडस्ट्रीज के अलावा बैंकिंग इंडस्ट्रीज के अंडर हमारी कंपनीज हो गई, और फाइनेंशियल मार्केट की कैपिटल मार्केट आपका हो गया, मनी मार्केट हो गया, राइट, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, इनमें भी आपस में कुछ कंपटीशन चल रहा है। तो जो सेविंग बिहेवियर जैसे जैसे इवॉल्व होगा, बैंक्स को एक डिपॉजिट सेंट्रिक मॉडल से डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की तरफ जाना होगा। तो स्ट्रॉन्गर कस्टमर एंगेजमेंट और इनोवेटिव लाइबिलिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पर हम फोकस करेंगे। गाइस ये ना एक पार्ट था, सेकंड पार्ट ना मैं आप लोगों को दूसरा बनाकर दे दूंगी, क्योंकि हमारे पास अभी 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और बच गए हैं। उसके अलावा मेरे पास आज का भी न्यूज़पेपर है, तो वो मैं दे दूंगी आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को ना भी हेल्थ अच्छा नहीं है आज, तो देखते हैं, चलो मैं करके दे दूंगी आपको। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा बता सकते हो कि कैसा लग रहा है लेक्चर, कुछ भी फीडबैक्स होते हैं तो वो आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट वी कैन ऑल्सो इम्प्रोवाइज ओवर इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।